हाय फ्रेंड्स। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंसेंट के बारे में बात करेंगे। तो कंसेंट एक्चुअली होता क्या है? कंसेंट के ये 4 एसेंशियल्स हैं। पहला कि दो या दो से ज्यादा लोग एक ही चीज को सेम चीज के लिए सेम सेंस में अग्री करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि वो कंसेंट दे रहे हैं। अब अगर किसी एक हॉर्स को सब्जेक्ट मैटर माना जाए तो दोनों पार्टीज उस हॉर्स को एक हॉर्स ही माने, तो ये हो जाएगा कि वो सेम सेंस में उस हॉर्स के लिए अग्री कर रहे हैं। अब ये तो हो गया कंसेंट। बट जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल है कि जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो अब ये फ्री कंसेंट क्या है? सेक्शन 14 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बात करता है फ्री कंसेंट के बारे में। तो फ्री कंसेंट ऐसी कंसेंट होती है जिसमें कि आप जब अग्री कर रहे हैं सेम थिंग इन द सेम सेंस, देन इट शुड नॉट हैव coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake। ये 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये पांचों चीजें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग अलग सेक्शंस में एक्सप्लेन की गई है कि कब कोई कंसेंट को आप फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे अगर उसमें कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक शामिल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कोअर्जन क्या होता है। कोअर्जन सेक्शन 15 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको एक्सप्लेन्ड है। तो इसके जो एसेंशियल्स हैं, तो सबसे पहला एसेंशियल होता है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय बीएनएस, जो कि पहले आईपीसी था, अब हम मानेंगे बीएनएस। थर्ड, unlawful detaining or threatening to detain any property. Fourth, intention of causing person to enter into a contract. And fifth, immaterial whether the IPC or BNS was enforceable at that place. तो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट यानी कोई इंसान दूसरे इंसान को, एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये डरा रही है कि वो कोई ऐसा एक्ट कर देगी जो कि एक्ट ऑलरेडी फॉरबिडन है बाय आईपीसी और बाय बीएनएस, और या फिर वो कोई अनलॉफुली कोई प्रॉपर्टी को डिटेन करके रख रही है या थ्रेटन कर रही है कि वो डिटेन करके अपने पास रख लेगी। इसमें क्लियर है कि इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। कोअर्जन में एक मैलिफाइड इंटेंशन होना जरूरी है। इस मैलिफाइड इंटेंशन का रीजन क्या है कि वो दूसरी पार्टी को कंपेल कर सके कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले उससे। अब एक बहुत ही इसेंशियल चीज ये है कि इमटेरियल है कि वेदर आईपीसी और बीएनएस वाज एनफोर्सेबल एट दैट प्लेस और नॉट। अगर कोई ऑफेंस हो रहा है जो कि इंडिया के बाहर हो रहा है, क्योंकि बीएनएस तो इंडिया में लागू होता है, आईपीसी भी इंडिया में लागू होता है, लेकिन अगर ये इंडिया की बाउंड्री के बाहर भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स भले ही इंडिया में कराया गया, लेकिन ये एक्ट, कोर्जन का एक्ट जो हुआ है इंडिया के बाहर हुआ है, तो भी इमटेरियल है कि ये इंडिया की बाउंड्रीज के बाहर हुआ है। अगर कोर्जन हुआ है, अगर किसी दूसरे इंसान को थ्रेटन किया गया है, तो ये मान लिया जाएगा कि कोर्जन कमिट हो गया है और ये फ्री कंसेंट सामने वाले की नहीं थी। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो है अंडर इन्फ्लुएंस के बारे में। अब सेक्शन 16 जो है वो बात करता है अंडर इन्फ्लुएंस के बारे में। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है कि कोई इंसान दूसरे इंसान पे एक ऐसा इन्फ्लुएंस दे जो कि सही नहीं हो। पहली चीज, पहला एसेंशियल है, इट डोमिनेट्स द विल ऑफ द अदर टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। अब इस तरह से सामने वाले की विल पे आप या उसकी कंसेंट को आप इस तरह मैनिपुलेट कर सके जिससे कि आपको अनफेयर एडवांटेज हो। दूसरी चीज, इट होल्ड्स रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि देखिए, अगर आप बात करते हैं कि एक टीचर एक स्टूडेंट को मैनिपुलेट कर सकता है, उसको फोर्स कर सकता है, एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को थ्रेटन कर सकता है इजीली कि वो उसकी बात मान ले, या कोई ऐसा जैसे डॉक्टर एक पेशेंट को कर सकता है। तो ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं, ये ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस आ सकता है। इसी का सेकेंड पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट विद अ मेंटली अनस्टेबल पर्सन।
अब जो पर्सन मेंटली अनस्टेबल है, जिसको अभी समझ ही नहीं है कि एग्जैक्टली वो कर क्या रहा है, आप ऐसे इंसान से अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेंगे तो उसको बोलेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस है। थर्ड एसेंशियल है, इफ कॉन्ट्रैक्ट अपीयर्स unconscionable, burden of proof on the person in position to dominate the will। अब यहां पे ये बात होती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइमा फेसी ये दिख रहा है कि देखिए ये गलत हो सकता है, इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये गलत हो सकता है, इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस दिया गया है, तो इसमें क्या होगा कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उस इंसान के पास होगा जिसके पास ये अथॉरिटी या ऐसी पावर थी कि वो डोमिनेट कर सकता है दूसरे पर्सन की विल को। नेक्स्ट है फ्रॉड। तो सेक्शन 17 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो बात करता है फ्रॉड के बारे में। फ्रॉड क्या है? एन एक्ट कमिटेड बाय द पार्टी विथ हिज कन्वेंस एजेंट टू डिसीव और टू इंड्यूस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड में देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने किसी इंसान को डिसीव किया है, यहाँ पे डिसेप्शन का होना बहुत जरूरी है, ताकि इस तरह से डिसीव करे ताकि दूसरा पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब इसमें किस तरह से डिसीव कर रहा है? पहला है कि सजेशन ऑफ अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू। एक ऐसा फैक्ट बोला गया है विच इज नॉट ट्रू, जैसे मुझे पता है कि ये हॉर्स जो है ये अनस्टेबल है, ये हॉर्स अगर मैंने सेल कर दिया किसी सेकंड पर्सन को तो ये हॉर्स इज नॉट स्टेबल कि वो उसको किसी भी पर्पस के लिए अपने लिए यूज कर सके, और उसकी हेल्थ पे या उसकी स्टेबिलिटी पे उसको बहुत खर्चा करना पड़ जाएगा। तो व्हेन आई नो कि सामने जो मैं बता रही हूँ इट इज अनट्रू, नोइंगली मैं उसको अनट्रू चीजें बताऊं, देन इट इज फ्रॉड। सेकेंड, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। आई नो कि एक व्हीकल है विच इज not in a proper condition and I am selling that vehicle knowingly and I am concealing the fact even after कि सामने वाला पूछ रहा है और मैं उसको कंसील कर रही हूं, तो ये एक एक्टिव कंसीलमेंट आएगा और ये फ्रॉड हो जाए। थर्ड, प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग एनी एक्ट। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया कि ओके आई विल परफॉर्म दिस एक्ट, बट मैं जानते हुए कि मैं ये परफॉर्म नहीं करने वाली हूं आपको झूठा प्रॉमिस करती हूँ, तो ये झूठा प्रॉमिस जो है इट इज अ फ्रॉड। एक्ट फिटेड टू डिसीव, एक एक्ट इसी रीजन से किया गया ताकि आपको डिसेप्शन कॉज हो सके। फिफ्थ, एन एक्ट और ओमिशन डिक्लेयर्ड बाय लॉ टू बी फ्रॉडुलेंट। अगर लॉ किसी एक्ट या किसी ओमिशन को फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर चुका है एंड हम फिर भी उसी एक्ट को करते हैं, देन इट इज फ्रॉड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड अनलेस ड्यूटी टू स्पीक। अगर मैंने जनरली पूछा है इफ ए इज सेलिंग व्हीकल टू बी एंड बी आस्क्ड what is the average of this vehicle, what is the normal average of this vehicle, इन्हें रिप्लाई नहीं किया। mere silence is not equivalent to fraud, बट अगर यहाँ पे ड्यूटी थी ए को ये बताने की कि इसका एवरेज क्या है, वो सब्जेक्ट मैटर है, और अगर ड्यूटी बनती है कि आप बताओ और तब भी आप साइलेंस रखते हैं, तब इट इज फ्रॉड। नेक्स्ट है मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सप्लेन्ड है। पहली चीज जो है मिसरिप्रेजेंटेशन की वो है पॉजिटिव असर्शन विच इज नॉट true though he believes it to be true. Now we really need to understand that what is the basic difference between fraud and misrepresentation. Like we have अंडरस्टूड कि 17 में जब फ्रॉड को एक्सप्लेन किया गया है तो वहां पे डिसेप्शन वर्ड यूज हुआ था, तो मैलिफाइड इंटेंशन जो है वो है डिसेप्शन। अब यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन में आप कहीं पे भी मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है, यहाँ पे इंटेंशन बुरा नहीं होता है। यहाँ पे ए अगर बी को पॉजिटिव असर्ट कर रहा है ये बिलीव करते हुए कि ये सच है, ए को भी लगता है कि ये फैक्ट सच है, बट वो सच नहीं होता है, इट इज नॉट ट्रू, तो यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ ना कि फ्रॉड हुआ। जहां पे उसका इंटेंशन गलत आ जाएगा या मैलिफाइड इंटेंशन आ जाएगा वहां पे वो फ्रॉड बन जाएगा।
सेकेंड, ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। यहाँ पे क्लियर है कि अगर ए के पास एक ड्यूटी थी परफॉर्म करने की और वो परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है, ठीक है। अगर उसका इंटेंशन होता डिसेप्शन का तो अगेन इट विल फॉल अंडर फ्रॉड, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन नहीं है फ्रॉड करने का, इंटेंशन नहीं है डिसीव करने का, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है। थर्ड, innocently causing the party to agreement to mistake as to the subject matter। अब innocently बोला है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी जो इंटेंशन है वो मिसिंग है। इंटेंशन मिसिंग होते हुए ए ने बी को एक ऐसा अग्रीमेंट करने को कन्विंस किया जो कि वो जनरली नहीं करता, बट ये उसका इंटेंशन नहीं था कि सामने वाला बी डिसीव हो जाए, बट इन जनरल सेंस उसने इनोसेंटली उसको कन्विंस कर लिया कि वो एक ऐसे अग्रीमेंट में जाए जो कि उसको हार्म कर सकता है बाद में, तो दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन। नाउ फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज मिस्टेक। नाउ मिस्टेक कैन बी ऑफ टू काइंड्स, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। फर्स्ट, मिस्टेक एक्चुअली कहाँ डिफाइंड है या कहाँ एक्सप्लेन्ड है, तो सेक्शन 20, 21, 22 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिस्टेक को आपको एक्सप्लेन करता है कि मिस्टेक जब होती है पार्टी से तो क्या इसके रिपरकशंस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी से हुई है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल होगा। बट अगर बायलैटरल है यानी कि दोनों पार्टी से मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो अगर दो पार्टीज मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ के लिए अपील करते हैं कि उनको फॉरेन लॉ नहीं पता था एंड दे मिस्टेकनली एंटर्ड इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट, देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट will be void। But if either party or both the parties contend that उनको इंडियन लॉ के बारे में नॉलेज नहीं था, यहाँ पे इंडियन लॉ के बारे में उनको नॉलेज ना होना या उनको उसके बारे में ना पता होने की अगर वो प्ली लेते हैं तो ये प्ली एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे ये प्रिजम्पशन किया जाता है कि आपको इंडियन लॉ पता होना चाहिए, एंड इफ यू डू नॉट नो इट इज ऑन यू। The contract shall not be declared void and it shall be valid and enforceable. That's all for today and thank you.